हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो आर ओ के लिए इसके पहले मैं आपको पूरा सिलेबस और साथ ही साथ इसका मॉक टेस्ट नंबर 1 और 2 प्रोवाइड करवा चुका हूँ। तो ये मॉक टेस्ट और सिलेबस ये पहले आप लोग देख लीजिएगा। मतलब ये वीडियो समाप्त करने के बाद जो अगला वीडियो हो उसमें सिलेबस और मॉक टेस्ट नंबर 1 और 2 आप ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आर ओ के लिए खास साथ ही साथ ये जो प्रश्न हैं खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, पीसीएस के लिए, वीडियो आदि परीक्षाओं के लिए भी सभी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछूंगा। चलिए शुरू करते हैं। मॉक टेस्ट नंबर 3, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। मोनाजाइट रेत होती है ना, मोनाजाइट रेत, तो सर्वाधिक रूप से यह केरल तट पर पाई जाती है। तो मोनाजाइट में कौन सा खनिज पाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। और देखो फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ पर गेस किया है ऑप्शन ए यानी कि थोरियम, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। मोनाजाइट में जो खनिज पाया जाता है वो कौन सा खनिज होता है? थोरियम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। कब मनाया गया ये बताना है आपको। गोवा मुक्ति दिवस तो प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना। क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था। और देखो, पुर्तगालियों ने कुल 450 साल तक गोवा पर शासन किया था। 2022 में गोवा मुक्ति दिवस की 61वीं वर्षगांठ 61st वर्षगांठ जो है मनाई जा रही है। और इस उद्देश्य के लिए भारतीय सेना ने यानी कि गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए जो ऑपरेशन भारतीय सेना ने चलाया था उसका नाम ऑपरेशन विजय था। अच्छा, ऑपरेशन विजय भारतीय सेना के द्वारा 2 बार चलाया गया। एक तो 1961 में जब गोवा को मुक्त कराना था पुर्तगालियों से, और दूसरी बार फिर चलाया गया 1999 में जब कारगिल की चोटी को मुक्त कराना था पाकिस्तानियों से। तो उस दौरान भी एक ऑपरेशन विजय चलाया गया था। गोवा से संबंधित 3 महत्वपूर्ण दिन हैं, दिवस हैं, इसको आप याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि 19 दिसंबर, तो ये तो आपको याद ही रहना चाहिए, गोवा मुक्ति दिवस है। एक होता है गोवा क्रांति दिवस, 18 जून को मनाया जाता है। और एक होता है गोवा स्थापना दिवस जो कि होता है 30 मई को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महिला FIH नेशंस कप 2022 को जीत लिया है? अच्छा प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। महिला FIH नेशंस कप 2022, इसको दोस्तों हाल ही में जीता है किसने? भारत ने जीता है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि FIH नेशंस कप 2022 को हमारी भारतीय महिला टीम ने जीता है, जिसकी कप्तानी की थी सविता पुनिया के द्वारा। और इन्हीं के नेतृत्व में भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहले FIH नेशंस कप को जीत लिया है। अच्छा, क्योंकि ये पहली बार था ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट अपने आप हो जाता है। ठीक है, और पहली बार ही विजेता बन गई है हमारे भारत की महिला हॉकी टीम। इसका आयोजन स्पेन में किया गया था 11 से 17 दिसंबर तक, और भारत ने स्पेन को ही हरा दिया। किसको हराया था? स्पेन को, यानी कि उप विजेता बना है स्पेन, विजेता बना है भारत। और ये जो मैच खेला गया इसका नाम क्या था? FIH नेशंस कप 2022, पहली बार खेला गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर देखिए 3 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन आप सही नहीं मानते हैं। जैसे कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं दिलीप टर्की, ये बिल्कुल सही है। तिर्की नाम है, दिलीप तिर्की, ये सही है। सुल्तान जोहोर हॉकी कप का आयोजन मलेशिया में हुआ था, ये भी सही है। इसको भारत ने जीता, ये भी सही है। मतलब दूसरा वाला स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा के राउरकेला में बन रहा है, करेक्ट। इसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पर रखा जाएगा, ये भी सही है। यानी कि तीनों कथन यहाँ पर सही हैं, सभी कथन यहाँ पर सही हैं। हॉकी से संबंधित कुछ कप और ट्रॉफियों के नाम रट लो। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अमुक ट्रॉफी, अमुक कप किस खेल से संबंधित है। तो हॉकी से संबंधित जो अन्य मतलब कप या ट्रॉफीज हैं उसमें एक अजलान शाह होता है, एक आगा खां हॉकी कप होता है, एक नेहरू कप होता है जो कि हॉकी से संबंधित है। ध्यानचंद कप भी हॉकी से ही संबंधित है। ध्यानचंद जो थे वो हॉकी के खिलाड़ी थे, तो उनके नाम पर एक ध्यानचंद कप का भी आयोजन होता है। रंगास्वामी कप भी होता है, सिंधिया कप भी होता है, और रणजीत सिंह कप भी होता है। तो ये सारे कप याद रखना।
बताओ कि विश्व की लघु संसद के नाम से किसको बुलाया जाता है? विश्व की लघु संसद। तो दोस्तों ये होता है यूएनजीए, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को विश्व की लघु संसद के नाम से भी बुलाया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन में कुल कितने देश हैं? 193। और जो 193वां देश बना है यूनाइटेड नेशन का, वो बना है साउथ सूडान। एग्जाम में आ सकता है ये प्रश्न कि यूनाइटेड नेशन का सबसे नया सदस्य देश कौन सा है? तो साउथ सूडान है। इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस हैं, ये पुर्तगाल से हैं। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का कार्बन न्यूट्रल करने का लक्ष्य 2017 है, ये सही है। केंद्र सरकार ने रूफ टॉप सोलर योजना को 2026 तक बढ़ा दिया है और इस योजना के तहत छत पर सोलर पैनल लगाने पर 3 किलोवाट सोलर पैनल लगाने पर, यानी कि अगर आप अपने घर की छत पर 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगाते हैं तो आपको प्रति किलोवाट 14,588 रुपये की सब्सिडी मिलती है। मतलब अगर आप 3 किलोवाट का लगाते हैं तो 14 गुणे 3 इसको कर लीजिएगा, 14,588 गुणे 3 रुपये, इतने आपको तो छूट मिल जाएगी। और भारत का 24 गुणे 7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव जो है वो गुजरात का मोढेरा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि अधिकतम नॉलेज आपको कम से कम समय में दिया जाए, इसीलिए कई कई प्रश्नों को जोड़कर मैं एक ही प्रश्न बना देता हूँ और ऐसे ही प्रश्न आपको एग्ज़ाम में भी मिलेंगे। तो मत सोचिएगा कि प्रश्नों की संख्या कितनी है, बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर आपको मिलेंगे, बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी मिलेंगे। तो नियमित तैयारी आप लोग करते रहिए, हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें तीनों ही कथन सही हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अच्छा, एक बात और याद रखना कि सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का जो पहला एयरपोर्ट बना था, यह कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना था। सौर ऊर्जा से 100% संचालित होने वाला जो पहला एयरपोर्ट है भारत का, वो कोचीन है। और भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो गांधीनगर गुजरात में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूरी तरह से हाइड्रो सोलर एनर्जी पर चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बना? हाइड्रो सोलर एनर्जी मतलब हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का जो पहला एयरपोर्ट है वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि नई दिल्ली में है। इसको आईजीआई के नाम से भी जानते हैं। 2 फैक्ट आपको बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखना कि सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट ये बन रहा है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पर। इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 600 मेगावाट की। तो अगर प्रश्न आएगा एग्जाम में कि दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट कहाँ पर बन रहा है, तो मध्य प्रदेश के खंडवा में। हाल ही में किसने फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नामक किताब को लिखा है? फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नामक जो किताब है ये लिखा गया है किसके द्वारा? डॉक्टर बिमल जालान के द्वारा। डॉक्टर बिमल जालान जो हैं ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं और इनकी एक किताब और आई थी, वो भी रट लेना, द इंडिया स्टोरी। ठीक है, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। अच्छा, थोड़ा शार्ट करके याद रख लेना, बिमल जालान ने 2 किताबें लिखी हैं, एक रिलायंस वाली, एक इंडिया स्टोरी वाली। तो ऐसे आपको याद रहेगा। और रिलायंस वाली मतलब फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। तो आसान शब्दों को पकड़ के याद रखोगे तो वो याद रहेगा। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत। 2 स्टेटमेंट देखिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष बनाई गई हैं संगीता वर्मा, सही है क्या? हाँ। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना 2003 में हुई थी, ये भी सही है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ये भी सही है। और पहले अध्यक्ष कौन बने थे? धीरेन्द्र कुमार, ये भी सही है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, ये बिल्कुल रट लेना। बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाने के लिए किस राज्य के स्कूलों में ऑनेस्ट शॉप खोली गई है? इसमें क्या है कि स्कूलों में एक शॉप रहेगा, वहाँ पर बच्चों के उपयोग में आने वाली जो चीज़ें हैं, स्टेशनरी, टॉफ़ी, बिस्कुट सब रखा रहेगा। बच्चे जाएंगे वहाँ पर कीमत देखेंगे, पैसा वहीं डाल देंगे गुल्लक में और अपना सामान लेके चले जाएंगे। वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा या फिर कुछ भी नहीं रहेगा। मतलब इसका मतलब होता है कि बच्चों में जो ऑनेस्टी है उसको बढ़ावा देना। तो ईमानदारी का पाठ पढ़ाने के लिए ये जो पहल है शुरू किया गया है, कहाँ पर? केरल में शुरू किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। हाल ही में पाथेर पंचाली, अच्छा ये फिल्म अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे ना, डायरेक्ट प्ले होना स्टार्ट हो जाती है। बहुत ही अच्छी फिल्म है, लेकिन क्योंकि ये बंगाली में है
तो कम समझ में आती है, लेकिन फिल्म अच्छी है। और कितनी अच्छी है इस प्रश्न से आपको पता चल जाएगा कि पाथेर पंचाली फिल्म को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के द्वारा अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित की गई है। तो एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि भारत की जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है क्या आपने देखी है, मतलब पाथेर पंचाली क्या आपने देखी है? मैंने शुरू किया था, थोड़ी देर मैंने देखा, फिर मुझे मतलब एक तो ब्लैक एंड वाइट में है ये पूरी की पूरी जो फिल्म है, 1955 की बनी हुई फिल्म है और इसको सत्यजीत रे ने बनाया था। तो फिल्म तो अच्छी है, लेकिन अपनी भाषा में हो तो चीज़ ज़्यादा समझ में आती है। एक्चुअली में देखो, जिस भाषा में हम बात करते हैं ना, हम किसी भी भाषा में, जैसे मान लेते हैं हम हिंदी भाषी हैं, अंग्रेजी में कोई किताब पढ़ते हैं तो उसको समझते हैं हिंदी में ही है, मतलब अंग्रेजी पढ़ते रहते हैं, हिंदी में ट्रांसलेट करते रहते हैं, तब वो हमको समझ में आता है। तो मूल भाषा जो हमारी होती है उसी में तो हम सोचते भी हैं। तो सत्यजीत रे की फिल्म है, कभी मौका मिले तो ज़रूर देखना। ये फिल्म 1955 में आई थी और ऑस्कर 95, मतलब 1995 वाला नहीं, जो अगली साल होने वाला 2023, मतलब 2023 का जो ऑस्कर अवार्ड होगा ये उसका 95वां संस्करण होगा। उसके लिए जो भारत की आधिकारिक एंट्री गई है वो छेल्लो सो नामक एक गुजराती फिल्म गई है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। और फ्रेंड्स देखो, अगर आप केंद्रीय विद्यालय संगठन, आरओ खंड शिक्षा अधिकारी, वीडियो आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। करंट अफेयर में हर टॉपिक को करंट अफेयर से जोड़ दिया गया है। मतलब जैसे कि अगर आप इकोनॉमी को पढ़ेंगे तो इकोनॉमी में भी आपको करंट अफेयर मिलेगा, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको करंट अफेयर के प्रश्न मिलेंगे। इकोलॉजी में मिल जाएगा आपको, साइंस में भी प्रश्न मिल जाएगा। तो करंट अफेयर का नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया है तो आपके लिए एक रेडीमेड नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ। देखो, इस नोट्स की विशेषता बस इतनी बताऊँगा कि आप कोई और नोट्स खरीदेंगे तो उसमें बहुत कुछ आपको ऐसा मिलेगा जिसको लगेगा कि ये पढ़ें या ना पढ़ें, इसको पढ़ के छोड़ देना बेहतर है। लेकिन ये नोट्स आप खरीदेंगे ना तो इसमें आपको सिर्फ उपयोगी चीज़ें ही मिलेंगी। इसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा गया है कि छोड़ो यार ये तो बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया है, हमको तो एक लाइन से मतलब था, ऐसा कुछ नहीं है। टू द पॉइंट नोट्स है, डेफिनेटली आप इसको देख पाएंगे। ये आपको हर महीने की नोट्स उपलब्ध हो जाएगी और इसके लिए जो हमारे विशेष यहाँ पर व्यूअर हैं जैसे कि आप, तो आपके लिए विशेष छूट भी दी जा रही है। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा इसको डाउनलोड करने के लिए। और इससे यूजफुल नोट आपको नहीं मिलेगा, या तो मैं कह रहा हूँ, एक बार चेक कर लेना। एनीवे, आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। अब यूपी की तैयारी भी कर लेते हैं क्योंकि यूपी स्पेशल क्वेश्चन भी आते हैं। तो 3 प्रश्नों को जोड़कर एक प्रश्न मैंने बना दिया है, तीनों को देखो। 1937 से आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत का नाम केवल संयुक्त प्रांत कर दिया गया। अच्छा, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ इसके बारे में, ये बहुत ज़रूरी है। देखो, 1836 में जो हमारा यूपी है ना, ये 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। फिर 1877 इसको उत्तर पश्चिमी प्रांत कर दिया गया। आगरा और अवध, मतलब उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध के नाम से जाना जाने लगा। 1902 से इसका नाम कर दिया गया था क्या, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। ये यहाँ पर लिखा गया है, ये आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत, ये 1902 से बुलाया जाता था यूपी को। लेकिन 1937 में क्या हुआ, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत से सिर्फ संयुक्त प्रांत कर दिया गया। तो ये याद रखना। फिर आगे 24 जनवरी 1950 संयुक्त प्रांत का नाम बदल गया, हो गया उत्तर प्रदेश। और 26 जनवरी 1950, ये तारीख तो अच्छे से याद होगी। स्वतंत्र भारत गणतंत्र के समय उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य बन गया, यानी कि पूर्ण राज्य का जो दर्जा मिला कब मिला था, 26 जनवरी 1950 में। उत्तर प्रदेश की राजधानी के बारे में बहुत ही दिलचस्प है, पता नहीं सबको पता है कि नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजधानी 1836 में कहाँ पर बनाई गई थी, आगरा में। अच्छा बताओ, सही से बताना, ये आपको पता था क्या? फिर 1858 से यह राजधानी आ गई थी इलाहाबाद। फिर 1921 से यह आंशिक रूप से लखनऊ शिफ्ट होने लगी और 1935 से लखनऊ पूर्णतः यूपी की राजधानी बनी है। तो बताओ ये फैक्ट कैसे लगे आपको? फिलहाल तीनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। कुछ और भी इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ, जैसे कि उत्तर प्रदेश का जो पुनर्गठन किया गया था वो 1 नवंबर 1956 को किया गया और 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बना था। और बाकी बहुत सारे फैक्ट हैं जो कि आगे हम पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पारिवारिक मामलों के लिए पारिवारिक न्यायालयों की शुरुआत कब की गई थी? तो 1884 में, ऑप्शन बी।
अच्छा, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में है, ये तो आप जानते ही हैं। हर भर्ती जा रही है कोर्ट में, तो ये तो इतना तो सबको पता है। लेकिन ये नहीं पता होगा कि हाई कोर्ट की स्थापना यूपी में कब हुई थी। 17 मार्च को हुई थी 1866 में। आप लोगों में से किसका 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 जन्मदिन मार्च में आता है? कमेंट करके बताओ। और किसका 17 मार्च को आता है? किसी का आता है क्या? उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो स्वीकृत संख्या है वो 160 है। ठीक है, ये देखिए 3 कथन दिए गए हैं, बताना है आपको कि इसमें सही कौन सा है। पहला कथन देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। यूपी में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है गौतम बुद्ध नगर है। इसकी जो साक्षरता दर है वो 80.12% है। ये तो सही है। यूपी में न्यूनतम साक्षरता दर है श्रावस्ती का, कितना है? 46.74%। ये भी सही है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला वाराणसी है। बताओ ये सही है क्या? जी नहीं, ये गलत हो जाएगा। मतलब पहला और दूसरा तो सही है, तीसरा गलत है, तो 1 और 2 सही है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। देखो, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है ना वो प्रयागराज है। कितनी जनसंख्या है? तो 59,54,351 सेंसस 2011 के मुताबिक। और सबसे जो कम जनसंख्या है वो महोबा की है, 8,75,958। बताओ कि जुलाई 2022 में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 कौन बनी थी? पुराने करंट अफेयर पढ़ते रहो, क्योंकि कोई भी प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। 2-2 साल पुराने प्रश्न भी मैं देख रहा हूँ आजकल एग्जाम में, तो जो भी इंपॉर्टेंट है उसको तो लगाते रहो। और लगाने से ही याद होगा। प्रैक्टिस सेट क्यों मैं आपको देता हूँ? जो पढ़ते हो उसको तो पढ़ते रहो, लेकिन प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहो। प्रैक्टिस सेट से ही आपको फ़ायदा मिलेगा चीज़ों को रिवाइज करने में, कि ये चीज़ें तो यार पढ़े तो थे लेकिन भूल गया था, तो ये इसी में आपको सहायक होता है। तो सिनी शेट्टी का नाम याद रखना। फेमिना मिस इंडिया 2022 बनी थी जुलाई 2022 में सिनी शेट्टी। ये कहाँ से हैं? कर्नाटक से हैं। रूबल शेखावत नाम से स्पष्ट राजस्थान की होंगी, ये फर्स्ट रनर अप रही। और सिनाता चौहान ये यूपी से हैं, ये सेकंड रनर अप बनी थी। ठीक है, चलो आज का टेस्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। बताओ कि आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका उत्तर आपको फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में दे देना है। और देखो फ्रेंड्स, अगर ये क्विज आप लगाना चाहते हैं तो आप studyvidgyanprakash.com वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको क्विज के रूप में सारी चीज़ें मिल जाएंगी और भी तमाम चीज़ें मिलेंगी। एक बार वेबसाइट जाकर चेक कर लेना। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। और हाँ, लाइक के लिए बोला ही नहीं लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो, घंटी वंटी नहीं दबाई है तो अभी दबा दो। थैंक यू सो मच।